अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हम सोशल साइंस में हिस्ट्री पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है द मुनरो सिस्टम। इससे रॉयट वारी सेटलमेंट भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात की। परमानेंट सेटलमेंट में जो प्रॉब्लम्स थी, जो खामियां थी, उन्हें दूर करने के लिए महलवारी सेटलमेंट लाया गया, वो भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद मुनरो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे रॉयट वारी सिस्टम भी कहते हैं। अब क्या था ये मुनरो सिस्टम, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज in the south there was a similar move away from the idea of permanent settlement. ब्रिटिशर्स ने जब साउथ किंगडम को हराया, मैसूर टीपू सुल्तान को, तो इनके पास टेरिटरीज चली गई, तो उन टेरिटरीज पे इन्होंने कब्ज़ा किया। तो जब इन टेरिटरीज पे इन्हें दीवानी राइट्स मिले, दीवानी राइट्स मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स, तो दीवानी राइट्स मिलने के बाद ये टैक्स कलेक्ट करने लगे। बंगाल में जिस तरह ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम बनाया था टैक्स कलेक्ट करने का, ज़मींदार को कलेक्शन के लिए लगाया था, या अगर महलवारी की बात करेंगे तो यहाँ गांव का जो हेडमैन होता था वो पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करता था और फिर कंपनी के हवाले करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स सौदर्न पार्ट में गए, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ कुछ अलग था। जैसे नॉर्दर्न पार्ट में वो ट्रेडिशनल ज़मींदार वगैरह थे, सौदर्न पार्ट में ऐसा नहीं था। इस वजह से ब्रिटिशर्स को एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ा, डिवाइस करना पड़ा, क्योंकि इन्हें किसी न किसी तरीके से यहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करना था। तो उन्होंने मुनरो सिस्टम या फिर हम कहेंगे रॉयट वारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर। तो इस राइट वारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस दो लोगों ने किया। एक का नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर और दूसरे का नाम थॉमस मुनरो। कैप्टन अलेक्जेंडर ने इससे पहले स्मॉल स्केल पे इम्प्लीमेंट किया, यानी उन एरियाज़ में इस सिस्टम को पहले इम्प्लीमेंट किया गया जो ये एरियाज़ टीपू सुल्तान से लिए गए थे। लेकिन बाद में इस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता पूरे साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। मुनरो सिस्टम इसलिए कहते थे ताकि थॉमस मुनरो ने इसे डेवलप किया था और इसी के नाम पे इस सिस्टम का नाम मुनरो सिस्टम रखा गया। इसका एक और नाम भी है रॉयट वारी सिस्टम। वो क्यों रखा गया रॉयट वारी? रॉयट वारी उस सिस्टम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि रॉयट का मतलब होता है कल्टीवेटर यानी काश्तकार। ये एक ऐसा सिस्टम था कंपनी का जहां डायरेक्ट कांटेक्ट होता था कल्टीवेटर्स के साथ, यानी परमानेंट सेटलमेंट की तरह कोई ज़मींदार वगैरह बीच में नहीं था। यहाँ डायरेक्ट कल्टीवेटर्स से टैक्स लिया जाता था, कोई दूसरा बीच में नहीं होता था। तभी इस सिस्टम को रॉयट वारी सिस्टम भी कहा जाता था। इन साउथ देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। साउथ की बात करेंगे तो यहाँ कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं थे। महलवारी की तरह कोई हेडमैन नहीं था। यहाँ एक डायरेक्ट कनेक्शन राइटर्स कल्टीवेटर्स के साथ होता था, कोई दूसरा तीसरा बीच में नहीं रखा गया। अब ये डायरेक्ट सेटलमेंट, डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे बनाया गया? देयर फील्ड्स टू बी केयरफुली एंड separately surveyed before the revenue assessment was made.
यहाँ ब्रिटिशर्स ने हर फील्ड में जाके अलग अलग असेसमेंट करना शुरू किया, यानी अलग अलग काश्तकार की ज़मीन की सर्वे की गई और फिर उसका रेवेन्यू असेसमेंट किया गया, यानी अलग अलग एस्टिमेट पर हर ज़मीन मालिक का किया गया। यहाँ कल्टीवेटर्स टैक्स लेके ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिशियल होता था उसे देते थे। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as a paternal father figure protecting the rights under their charge। यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कल्टीवेटर्स को कहते थे कि आप हमें डायरेक्ट टैक्स दो, हम आपका ख्याल रखेंगे, यानी हम आपकी मदद करेंगे। ये था मनरो सिस्टम के बारे में, या हम कहेंगे राइट वारी सिस्टम। लेकिन इन सब सेटलमेंट्स का मुद्दा और मकसद अगर देखा जाए तो वो एक ही था। वो क्या था? पैसा वसूल करना, टैक्स कलेक्शन करना, पैसा जमा करना। अब यहाँ खाली तरीके इनके चेंज हो गए, अलग अलग सिस्टम इन्होंने लाया। पहले परमानेंट सेटलमेंट लाया, फिर महलवारी सिस्टम लाया, उसके बाद मुनरो सिस्टम लाया। मगर मेन इनका मुद्दा मकसद था यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जमा करना। अब इन्होंने खाली तरीके बदले। अब यहाँ एक फ्रेज़ है, अगर आप अपनी बुक पे देखोगे, ऑल वाज नॉट वेल। अब इसका क्या मतलब है ऑल वाज नॉट वेल? अगर हम इन तीनों सेटलमेंट्स की बात करेंगे, परमानेंट, महलवारी और राइटवारी, तीनों में कुछ न कुछ खामियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। यहाँ आपकी बुक पे लिखा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन तीनों सेटलमेंट्स की ये थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लोगों पे इम्पोज किए। रेवेन्यू ऑफिसर्स imposed fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay. Riots flooded the countryside and villages became deserted in many regions. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खाली अपना पैसा जमा करने में लगी थी। वो पीजेंट्स से, कल्टीवेटर्स से बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करती थी और पीजेंट्स इतना रेवेन्यू पे कर ही नहीं पाते थे। इस तरह से क्या हुआ, किसान खेत छोड़ के भाग गए, यानी गांव छोड़ के चले गए। गांव पूरी तरह से खाली हो गई, डिजर्टेड हुई। डिजर्टेड मीन्स कि एक तरह से वो वीरान जैसे हो गए, क्योंकि इन लोगों पे इतने टैक्सेस आयद किए गए थे जो ये पे ही नहीं कर सकते थे। और दूसरी तरफ से इनकी ज़मीन भी छीनी जाती थी। जब वो टैक्स पे नहीं करते थे तो इसके बदले में इनसे ज़मीन ली जाती थी। इस तरह से ये लोग गांव छोड़ के चले गए। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich, enterprising farmers, but this did not happen. ऑप्टिमिस्टिक सोच वाले लोग, यानी बड़ी सोच रखने वाले लोग, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ये सोचा कि हम नए सिस्टम को सेटअप करेंगे, लैंड को इम्प्रूव करेंगे, तो इस तरह से टैक्सेस भी ज़्यादा आएंगे, पीजेंट्स को भी फ़ायदा होगा, वो भी अमीर किसान बनेंगे। ये सोच एक तरीके से उनकी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस टाइम इसके लिए इन्हें काम करना था, लैंड को इम्प्रूव करना था, उस वक्त ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया और आज सोचने का इनका कोई मकसद ही नहीं था। इस तरह से क्या हुआ, किसान अमीर होने के बजाय गरीब होते चले गए और जो वो उनकी सोच वो अधूरी की अधूरी रह गई। ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। इंशाअल्लाह कल हम इसी चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।